वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस हब। तो यहाँ पर आज का जो हमारा सीरीज़ है वो है सीरीज़ नंबर 13। तो यहाँ पर बहुत सारे एग्ज़ाम की डेट हैं जो फाइनल हो चुकी हैं। आपका एग्ज़ाम होने वाला है, जिनका भी पेपर है, कुछ लोगों का पेपर इसी मंथ में है, ये मंथ एंड तक, और कुछ लोगों का पेपर है जो जुलाई फर्स्ट वीक में होने वाला है। यूपीसीएचओ का भी आपका है जो रिटर्न टेस्ट होगा 5000 वैकेंसी के लिए जो फॉर्म फिलअप हो रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पेपर होने वाला है सीएचओ का। छत्तीसगढ़ के अलावा ओएसएससी का भी पेपर है। तो यहाँ पर एक क्लास में आपकी सभी चीज़ें जो कवर हो जाती हैं। तो अब बात हम करते हैं यदि सीएचओ एग्ज़ाम की, क्योंकि अभी अपकमिंग टाइम में सीएचओ के सबसे ज़्यादा एग्ज़ाम हो रहे हैं। तो उनमें हर एक है जो सब्जेक्ट से आपको क्वेश्चन आते हैं। यूपी में 8 क्वेश्चन करके पूरे क्वेश्चन आ जाते हैं। अदर जगह के भी आप पेपर देखेंगे तो उसमें भी 8 और 9 और 10 करके क्वेश्चन हैं जो आते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्वेश्चन आपको आते हैं एग्जाम में। तो यहाँ पर लास्ट क्लास में क्वेश्चन आपको दिया था। क्वेश्चन था ब्लड अपीयर्स एट द हब ऑफ द निडल व्हाइल द नर्स इज एस्पिरेटिंग एन इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन द नर्स तो डू। तो जब आप आईएम इंजेक्शन लगाते हैं उसके पहले क्या करते हैं, आप थोड़ा सा एस्पिरेट करके देखते हैं। लेकिन जब आप एस्पिरेट करते हैं तो निडल का जो हब है वहाँ पर ब्लड आ जाता है। तो ऐसे केस में आप क्या करेंगे, जो पार्ट ऑफ इंजेक्शन होते हैं वो यहाँ पे देखिए, इससे आपको इसके जो पार्ट होते हैं वो होते हैं निडल हब, बैरल, निडल अडाप्टर, यहाँ पर साफ्ट ऑफ निडल। तो यहाँ पर जो हब है, ये पार्ट है जो निडल हब। यदि यहाँ पर ब्लड दिखाई देता है आपको तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, जब आप आईएम इंजेक्शन लगा रहे हो, आईवी लगा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यदि आईएम लगा रहे हैं तब ऐसे केस में आपको क्या करना है, डिस्कार्ड द सिरिंज एंड प्रिपेयर अ न्यू इंजेक्शन। ऐसे केस में आपको क्या करना है, सिरिंज को डिस्कार्ड करना है और नया इंजेक्शन प्रिपेयर करना है। आज की क्लास का फर्स्ट क्वेश्चन है, अ पेशेंट हु रिसीव्ड स्पाइनल एनेस्थीसिया इज ट्रांसफर्ड टू द पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट। What is the most important and post-operative priority nursing assessment of this patient? यदि किसी को स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया गया है, स्पाइनल एनेस्थीसिया देने के बाद पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में उसको शिफ्ट किया गया है, तो यहाँ पर जब ऑपरेशन हो जाता है पोस्ट ऑपरेटिव प्रायोरिटी आपकी क्या होगी। ऑप्शन में पेरिफेरल सर्कुलेशन, ओरिएंटेशन टू टाइम एंड प्लेस, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, या फिर सेंसेशन इन द लेग्स एंड टोज। तो ऐसे केस में पेशेंट में आपकी जो प्रायोरिटी होगी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन के हम जाते हैं वो होगा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। ड्रेनेज होता तब हम उसको देखते, यदि यहाँ पर कुछ अदर तरीके से क्वेश्चन होता, लेकिन एनेस्थीसिया को लेके क्वेश्चन है। स्पाइनल एनेस्थीसिया के बाद आपको क्या करना है, पेशेंट में लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस चेक करना है। अब आप लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस को चेक करने के लिए ग्लासगो कोमा स्केल यूज़ कर सकते हैं, जिससे यहाँ पर आपको सीधा जो मेन थिंग्स है वो आपकी क्लियर हो जाएगी ग्लासगो कोमा स्केल में। तो यहाँ पर लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस आपको चेक करना है। नेक्स्ट वन इज, अ क्लाइंट इज डिस्चार्ज टू होम आफ्टर एप्लीकेशन ऑफ अ प्लास्टर लेग कास्ट। द नर्स डिटरमाइंस दैट द क्लाइंट अंडरस्टैंड प्रॉपर केयर ऑफ द कास्ट इफ द क्लाइंट स्टेट दैट ही शुड। तो यहाँ पर एक पेशेंट को क्या हुआ है, प्लास्टर लेग कास्ट लगाया गया है। तो डिस्चार्ज के टाइम पर पेशेंट है जो अपनी केयर किस तरीके से करेगा कि समझ में आए कि उसको जो प्लास्टर कास्ट लगाया है क्या किस तरीके से काम करेगा। ऑप्शन में अवॉइड गेटिंग द कास्ट वेट, यूज द फिंगर्स टिप टू लिफ्ट एंड मूव द लेग, कवर द कास्टेड लेग विथ वार्म ब्लैंकेट्स, यूज अ पैडेड कोट हैंगर एंड टू स्क्रैच अंडर द कास्ट। तो यहाँ पर आपको कैसे पता चलेगा कि क्लाइंट के लिए है जो सही तरीके से समझ में आया है जो प्लास्टर लेग कास्ट लगाया गया है। तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यूज़ अ पैडेड कोट हैंगर एंड टू स्क्रैच अंडर द कास्ट। तो जो लास्ट पार्ट होगा कास्ट का वहाँ पर हमें क्या करना है, पैडेड कोट लगा के देना है, या फिर पेशेंट खुद लगा ले, जिससे जो कास्ट है प्लास्टर कास्ट उस पर कोई भी स्क्रैच ना आ पाए। नेक्स्ट वन इज, a client diagnosed with thrombophlebitis 1 day ago suddenly develops shortness of breath and angias. A nurse immediately assesses the client for other sign and symptom. तो यहाँ पर एक क्लाइंट के लिए क्या हो रहा है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस उसको डायग्नोज किया गया है, सडनली उसको शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ डेवलप हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। तो यहाँ पर
एज ए नर्स किसके साइन सिम्टम है? मायोकार्डियल इंफ्राक्शन के, निमोनिया के, पल्मोनरी एम्बोलिज्म के या फिर पल्मोनरी एडिमा के। तो ये किसके साइन है? यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। क्या होगा आपका आंसर यहाँ पर? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन इज, क्योंकि जो साइन है, क्योंकि ऑलरेडी थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस है लेकिन अचानक से आपको किसी दिन शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हो जाता है, एंजाइटी हो जाती है, तो क्या है यहाँ पर एम्बुलाई है वो क्या हो गया है? पल्मोनरी वेन और आर्टरीज में भी जा सकता है, स्पेशली वेन्स में जा सकता है। तो यहाँ पर क्या होगा? पल्मोनरी एम्बोलिज्म। नेक्स्ट वन इज, इन अप्लाइंग मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल टू द केयर ऑफ एनी पर्सन विथ चिल्ड्रन द नर्स शुड बी अवेयर दैट। तो जब भी आप किसी बच्चों पर मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल है जो अप्लाई करते हैं तो एज अ नर्स आपको किस चीज़ से अवेयर होना चाहिए? इट इज़ ईजियर टू एडजस्ट टू द फर्स्ट चाइल्ड टू द लेटर वंस। एवरी पेरेंट्स हैज़ इनबॉर्न फीलिंग ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस फॉर चिल्ड्रन। मैनी पेरेंट्स एक्सपीरियंस फीलिंग ऑफ रिसेंटमेंट टुवर्ड्स देयर चिल्ड्रन। इट इज़ पैथोलॉजिक टू फीलिंग एंगर एंड रिसेंटमेंट टुवर्ड अ चाइल्ड। तो जब भी आप मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं किसी भी बच्चे के ऊपर, खासकर किसी भी बच्चे पर आप मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल यदि अपने अप्लाई करते हैं तो आपको पता होना चाहिए यहाँ पर माँ बाप को अपने सभी बच्चे एक बराबर लगते हैं। ऐसा नहीं कि जो पहले हुआ है यहाँ पर जो फर्स्ट ऑप्शन में है तो यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो माँ बाप को अपने सभी बच्चे बराबर लगते हैं। तो यहाँ पर ऐसे केस में एवरी पेरेंट्स हैज़ इनबॉर्न फीलिंग ऑफ लव एंड एक्सेप्टेंस फॉर चिल्ड्रन। सभी माँ बाप में अपने बच्चों को लेके क्या रहेंगी? सभी पेरेंट्स में अपने इनवॉल्व फीलिंग रहेंगी अपने बच्चों को लेके। तो इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। देन आफ्टर आपको बच्चों पर स्पेशली मेंटल हेल्थ प्रिंसिपल है जो अप्लाई करने हैं। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ लिवर सिरोसिस। तो यहाँ पर लिवर सिरोसिस का मोस्ट कॉमन कॉज क्या है? ऑप्शन में है यहाँ पर कैफीन एनाल्जेसिक, इन्फेक्शन या फिर एल्कोहल। लिवर सिरोसिस का जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो क्या है? एल्कोहल। क्या है? एल्कोहल। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेन फंक्शन ऑफ डिजिटालिस ड्रग। तो डिजिटालिस का मतलब है यहाँ पर डिगॉक्सिन हो सकती है या फिर डिजिटालिस कैटेगरी की कोई सी भी मेडिसिन हो सकती है। तो यहाँ पर डिजिटालिस और डिगॉक्सिन का जो मेन फंक्शन है वो क्या है? मेंटेन सर्कुलेशन ऑफ ब्लड, इंक्रीज मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी, प्रिवेंट कार्डियक एक्टिविटी या फिर डिक्रीज कार्डियक एक्टिविटी। तो यहाँ पर जब भी टैकीकार्डिया की सिचुएशन डेवलप होती है तो उसको ट्रीट करने के लिए क्या दिए जाते हैं? डिजिटालिस दिए जाते हैं। हार्ट रेट, पल्स रेट बहुत ज़्यादा हाई हो रही हो तब। लेकिन यहाँ पर डिजिटालिस का जो मेन काम होता है वो होता है मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी को क्या करना? बढ़ाना। तो यहाँ पर आपका आंसर भी क्या होगा? बी, इंक्रीज द मायोकार्डियल कॉन्ट्रैक्टिलिटी। डिजिटालिस ड्रग से इसके जो टॉक्सिक साइन है वो एग्जाम में आते हैं और ये कब नहीं देना है ये आता है। तो जब पल्स रेट बिलो 60 हो तब नहीं देना है। फर्स्ट साइन होता है डिजिटालिस टॉक्सिसिटी का, एनोरेक्सिया। नेक्स्ट वन इज, अ डॉक्टर ऑर्डर्ड एडमिनिस्टर अ हाइपोटोनिक इंट्रावेनस सोल्यूशन टू अ क्लाइंट। लुकिंग एट द फॉलोइंग लेवल सोल्यूशन द नर्स शुड चूज। तो यहाँ पर मैंने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक तीनों टाइप के सोल्यूशन जो सेकंड चैनल अभी रिसेंट में ही अपडेट किया है शॉर्ट्स वाला, उसमें मैंने आपको पूरे तीनों टाइप के सोल्यूशन विथ एग्जांपल के पढ़ाए हैं। तो उसको आप लोग एक बार जरूर चेक करना। तो हाइपोटोनिक सोल्यूशन का यहाँ पर जो एग्जाम्पल है वो क्या है? 0.45% नॉर्मल सलाइन या फिर हाफ नॉर्मल सलाइन भी हम इसको कह सकते हैं। यदि ये 0.9 होता तब ये कहलाता आइसोटोनिक। क्या कहलाता? आइसोटोनिक। लेकिन यहाँ पर क्या कर दिया है? 0.45 हाफ कर दिया है। तो क्या? हाइपोटोनिक इंट्रावेनस सोल्यूशन। नेक्स्ट वन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर डिस्क्राइब्ड एप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ ड्रग एब्यूज। तो इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही तरीके से बताएगा किसके लिए? ड्रग एब्यूज को लेके। ऑप्शन में है फिजियोलॉजिक नीड फॉर ड्रग, अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन ड्रग, एन एक्सेसिव ड्रग यूज इनकंसिस्टेंट विथ एक्सेप्टेबल मेडिकल प्रैक्टिस, अ कंपल्सन टू टेक अ ड्रग ऑन आइदर अ कंटिन्यूस और पीरियड बेसिस। तो ड्रग एब्यूज है जो आपका फिजियोलॉजिकल नीड आपको जब होगी जब आप क्या करेंगे, कोई आपको पेन हो इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर ड्रग एब्यूज़ में आपका दिमाग कह रहा है कि आपको ये जो हीरोइन है, चरस है, गांजा है, खाना ही खाना है। आप इसके लिए डिपेंडेंसी किस चीज़ पर रहेगी? होगी आपकी साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी होगी। क्या होगी? साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी नहीं होगी।
ऐसा नहीं है कि ये ड्रग लेने से आपके कोई काम रुक जाएंगे, क्योंकि रोज है जो सभी लोग ड्रग्स लेके ही नहीं पूरे काम करते हैं। तो यहाँ पर ड्रग एब्यूज़ के लिए जो प्रॉपर स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, अ साइकोलॉजिकल डिपेंडेंसी ऑन अ ड्रग। नेक्स्ट वन इज परसेप्शन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट इन द एब्सेंस ऑफ एक्चुअल स्टिमुलस इज टर्म्ड एज। तो यहाँ पर कोई एक एक्चुअल स्टिमुलस एब्सेंट है, क्या है, एनी ऑब्जेक्ट जो कि एक एक्चुअल स्टिमुलस एब्सेंट है तो क्या है, इल्यूजन, डेल्यूजन, हेल्यूसिनेशन या फिर डिमेंशिया। तो इल्यूजन, डिल्यूजन और हेल्यूसिनेशन तीनों से एग्जाम में क्वेश्चन आता है। हेल्यूसिनेशन क्या है, यहाँ पर एब्सेंस है कोई एक्चुअल स्टिमुलस लेकिन उसको लगता है कि है, फील हो रहा है उसको, तो क्या है हेल्यूसिनेशन। और यहाँ पर जो इल्यूजन है इसमें कोई चीज़ प्रेजेंट होगी लेकिन वो ये नहीं होगी जो होना चाहिए, जैसे सांप, रस्सी को सांप समझना, लेकिन यहाँ पर जब कोई एक्चुअल स्टिमुलस प्रेजेंट ही नहीं है, एब्सेंट है, तो वो क्या है हेल्यूसिनेशन। नेक्स्ट वन इज प्रोफाइलैक्टिक सीरम ब्लड लिथियम लेवल इज ए क्वेश्चन एग्जाम में आता है। प्रोफाइलैक्टिक सीरम ब्लड लिथियम लेवल, तो मैनिया को ट्रीट करने के लिए वॉल्प्रोएट और लिथियम है जो ड्रग ऑफ चॉइस है। तो यहाँ पर जो प्रोफाइलैक्टिक सीरम लिथियम लेवल होता है वो होता है 0.6 to 1.2 MEQ पर लीटर। इसके बाद यदि जो जाता है यदि ये लेवल तो क्या कहलाती है, लिथियम टॉक्सिसिटी। नेक्स्ट वन इज एन एक्स्ट्रा pyramidal symptom that is a potentially irreversible side effect of chlorpromazine and other antipsychotic drugs। तो यहाँ पर EPS सिम्टम है जो कि इरिवर्सिबल हैं और जो क्लोरप्रोमाजीन और अदर कैटेगरी की एंटीसाइकोटिक्स ड्रग्स के लेने से हुए हैं। तो वो क्या है, टॉर्टिकोलिस है, टाइडोडिस्काइनेसिया है, ऑक्यूलोग्लायरिक क्राइसिस है या फिर स्यूडो पार्किंसनिज्म है। तो यहाँ पर जो सिम्टम बताए हैं ये सभी EPS के सिम्टम है, लेकिन इरिवर्सिबल साइड इफेक्ट कौन सा है, तो वो है यहाँ पर टाइडोडिस्काइनेसिया जो कि ज़्यादा डेंजर है एज कम्पेयर टू अदर साइन के। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इमीडिएट मैनेजमेंट टू रिस्टोर ब्लड प्रेशर एंड पेरिफेरल सर्कुलेशन इन अ क्लाइंट विथ मल्टीपल फ्रैक्चर एंड फ्लूइड लॉस वुड बी। तो यहाँ पर कौन सा है जो सॉल्यूशन यूज़ किया जाएगा जिससे पेशेंट का ब्लड प्रेशर रिस्टोर किया जा सके, पेरिफेरल सर्कुलेशन मेंटेन किया जा सके, जिसको मल्टीपल फ्रैक्चर भी हुए, फ्लूइड लॉस भी हुए हैं। तो ये भी हमने जो IV फ्लूइड के टाइप पढ़े हैं उसमें आपको इजीली क्लियर हो जाएगा। रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूजन, ब्लड इन्फ्यूजन, NS इन्फ्यूजन, एपिडेक्स्ट्रोज 5%। तो ऐसे केस में जब क्या है ब्लड प्रेशर को भी रिस्टोर करना है हमें और साथ ही साथ पेरिफेरल सर्कुलेशन को भी मेंटेन करना है, फ्लूइड लॉस भी हुआ है मल्टीपल फ्रैक्चर के कारण, तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, RL इन्फ्यूज़ करेंगे रिंगर लैक्टेट। ऐसे केस में हम NS इन्फ्यूज़ नहीं कर सकते हैं, सिंपल डेक्स्ट्रोज नहीं दे सकते। हाँ, डेक्स्ट्रोज के साथ यहाँ पर RL दे सकते हैं, लेकिन यदि इस तरीके का आपको ऑप्शन आता है तो NS आप बिल्कुल भी नहीं देंगे क्योंकि ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर ऐड है। ऐसे केस में आप क्या करेंगे, रिंगर लैक्टेट इन्फ्यूज़ करेंगे क्योंकि उसको फ्लूइड भी लॉस हुआ है। नेक्स्ट वन इज इन ह्यूमन द थर्स्ट सेंटर इज लोकेटेड इन द। तो एग्जाम में आपको थर्स्ट सेंटर, टेम्परेचर सेंटर, रेस्पिरेटरी कंट्रोल सेंटर, हार्ट रेट कंट्रोल सेंटर मेनली एग्जाम में आते हैं, स्पीच कंट्रोल सेंटर। तो यहाँ पर जो थर्स्ट सेंटर है कहाँ पर होता है, एडिनल कॉर्टेक्स में, पोन्स में, हाइपोथैलेमस या फिर मेडुला ऑब्लोंगेटा। तो थर्स्ट सेंटर है कहाँ पर होता है हाइपोथैलेमस में। कहाँ पर, हाइपोथैलेमस में। नेक्स्ट वन इज पैराथायरॉइड हार्मोन एक्ट्स 2। तो जो पैराथायरॉइड हार्मोन है क्या काम करते हैं, थायरॉइड ग्लैंड के नीचे की तरफ जो ग्लैंड्स होती हैं उनको पैराथायरॉइड ग्लैंड कहते हैं और ये हार्मोन रिलीज करती हैं। तो ये क्या काम करती हैं, डिक्रीज द कैल्शियम एब्जॉर्प्शन इन गट, डिक्रीज कैल्शियम रीअब्जॉर्प्शन इन द रीनल ट्यूब, इंक्रीज प्लाज्मा कैल्शियम लेवल एंड इंक्रीज ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी। जो पैराथायरॉइड हार्मोन है क्या काम करते हैं, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं। क्या करते हैं, प्लाज्मा कैल्शियम लेवल को बढ़ाते हैं। तो यहाँ पर जो PTH है पैराथायरॉइड हार्मोन है, इनडायरेक्टली स्टिमुलेट्स ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी विद इन द बोन मैट्रिक्स। और ये क्या करते हैं, लो ब्लड सीरम कैल्शियम लेवल का यदि होता है तो यहाँ पर कैल्शियम लेवल को बढ़ाने का काम करते हैं, किसमें, प्लाज्मा में। नेक्स्ट वन इज एंजाइम हेपेरिन एंड हिस्टामिन आर सीक्रेटेड बाय। क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आपको मिलता है। तो एंजाइम हेपेरिन और हिस्टामिन क्या सीक्रेट करते हैं, ल्यूकोसाइट्स, मास्ट सेल्स, फैट सेल्स या फिर RBC।
तो एंजाइम हेपेरिन और हिस्टामिन क्या सीक्रेट करते हैं, सॉरी एंजाइम हेपेरिन और हिस्टामिन किसके थ्रू सीक्रेट होते हैं, तो मास्ट सेल्स के द्वारा। नेक्स्ट वन इज द इंटरवल बिटवीन द एक्सपोजर टू इन्फेक्शन एंड द अपीयरेंस ऑफ द फर्स्ट सिम्टम इज नोन एज। जब आपकी बॉडी में कोई इन्फेक्शन एंटर हो जाए, इन्फेक्शियस एजेंट एंटर हो जाता है, इन्फेक्शन रहे, तो आपकी बॉडी जो सबसे पहले साइन सिम्टम शो करती है वो क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है यहाँ पर इनक्यूबेशन पीरियड। क्या कहलाता है, इनक्यूबेशन पीरियड। और यहाँ पर दूसरा है लेटेंट पीरियड, जो कि एग्जाम में आपको आता है। लेटेंट पीरियड का मतलब है कि जब आप पीरियड में जब आपकी बॉडी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर होने के बाद फर्स्ट साइन सिम्टम करती है वो है लेटेंट पीरियड, भी एग्जाम में आता है। तो लेटेंट पीरियड का मतलब है द टाइम इंटरवल बिटवीन व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन्फेक्टेड बाय अ पैथोजन एंड व्हेन ही और सी बिकम्स कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग अदर्स। तो ऐसा टाइम पीरियड जब आपकी बॉडी में कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट एंटर हो जाता है और आप में इतनी क्षमता है कि आप दूसरे कोई डिसीज है जो दे सकते हैं, फैला सकते हैं, तो ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है लेटेंट पीरियड। नेक्स्ट वन इज यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम वॉज स्टार्टेड इन। तो यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कब स्टार्ट किया गया था, तो ये हुआ था 1985 में। कब हुआ था, 1985 में, 1985 में। नेक्स्ट वन इज बक्स एक्सटेंशन बिलोंग्स टू अ मेथड ऑफ ट्रैक्शन। तो बक्स एक्सटेंशन है जो ट्रैक्शन की कौन सी मेथड है, ट्रैक्शन में क्या किया जाता है, कुछ भी वेट है जो यूज़ किया जाता है पेशेंट को हील करने के लिए। फ्रैक्चर हो गया है यदि कहीं पर, या फिर कुछ मसल्स खिंच गई हैं तो उसके लिए। ऑप्शन में रसेल, मसल्स, स्केलेटन या फिर स्किन। तो बक्स एक्सटेंशन ट्रैक्शन यूज़ किया जाता है स्किन के लिए। देखिए यहाँ पर इस तरीके से बक्स एक्सटेंशन, और इट्स अ टेम्पररी टाइप ऑफ लाइट वेट ट्रैक्शन जो कि डिस्टल एंड ऑफ द फ्रैक्चर लोअर लिम्ब में यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर द फुट ऑफ द बेड इज राइज्ड सो दैट द बॉडी मेक्स कॉन्ट्रैक्शंस ऑफन यूज टू रिड्यूस मसल स्पाज्म। तो मसल स्पाज्म के लिए मेनली कहाँ पर यूज़ किया हमने, स्किन पर। यहाँ पर ज़्यादा वेट है जो यूज़ नहीं किया जाता, बिल्कुल मामूली वेट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर एक इसके लिए है, स्किन के लिए। नेक्स्ट वन इज मेनोपॉजल वुमेन आर एट रिस्क ऑफ। तो मेनोपॉजल वुमेन में किसका रिस्क होता है, हाई HDL का, प्रेगनेंसी का, ऑस्टियोपोरोसिस का, या फिर हाइपोटेंशन का। तो मेनोपॉजल वुमेन यहाँ पर क्या है, जिनके पीरियड्स हैं जो परमानेंटली स्टॉप हो गए हैं, सजेस्ट हो गए हैं, तो उनमें सबसे ज़्यादा किसका रिस्क होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का। किसका होता है, ऑस्टियोपोरोसिस का। क्यों, एस्ट्रोजन लेवल कम होने के कारण ऑस्टियोपोरोसिस होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं मेनोपॉजल वुमेन में। हाइपरटेंशन होता है मेनोपॉजल वुमेन में, हाइपो होने के चांसेस कम होते हैं। नेक्स्ट वन इज सेंटिनल सर्वेलेंस इज डन टू। जो सेंटिनल सर्वेलेंस है किसके लिए किया जाता है, नोन द टोटल नंबर ऑफ केस, नोन द हिडन केस, नोन नेचुरल हिस्ट्री ऑफ डिसीज, प्लान इंटरवेंशन। तो जो सेंटिनल सर्वेलेंस है किया जाता है नोन द हिडन केस, जितने भी हिडन केस हैं उनको जानने के लिए सेंटिनल सर्वेलेंस है जो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज टेम्पररी हार्डनेस ऑफ द वाटर इज रिमूव्ड बाय। तो टेम्पररी हार्डनेस से पानी की कैसे रिमूव की जाती है, बॉइलिंग से, फिल्ट्रेशन से, क्लोरीनेशन से, या फिर ऑल ऑफ दिस। तो यहाँ पर फिल्ट्रेशन से पॉसिबल नहीं है टेम्पररी हार्डनेस है पानी की, तो हम बॉइलिंग से भी इसको है जो ठीक कर सकते हैं। वाटर 2 टाइप्स का हार्डनेस यहाँ पर होगी, एक होती है टेम्पररी जो कि किसके कारण होती है, एग्जाम में आता है बाइकार्बोनेट मिनरल्स रहेंगे जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के थ्रू, और परमानेंट हार्डनेस होती है मैग्नीशियम और कैल्शियम सल्फेट के कारण। तो यहाँ पर टेम्पररी हार्डनेस ऑफ वाटर है जो हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको क्लार्क्स रिएजेंट कहते हैं उसके थ्रू भी ठीक कर सकते हैं, लेकिन वो नहीं है आपके पास तो आप बॉइलिंग के थ्रू भी इसको ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग कमिटी इज ऑल्सो नोन एज हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी। तो कौन सी कमिटी को हेल्थ सर्वे एंड डेवलपमेंट कमिटी कहा गया है, मुदलियार, श्रीवास्तव, मुखर्जी या फिर भोर। तो जो कमेटी है हेल्थ सर्वे और डेवलपमेंट कमेटी कहलाती है वो कौन सी है, तो वो भोर कमेटी। कौन सी कमेटी, भोर कमेटी। नेक्स्ट वन इज एन आंगनवाड़ी वर्कर इज ट्रेंड फॉर। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है उनकी ट्रेनिंग कितने टाइम तक की दी जाती है उनको, 3 मंथ, 4 मंथ, 5 मंथ या फिर 6 मंथ। तो जो आंगनवाड़ी वर्कर होती है इनको ट्रेनिंग दी जाती है कितनी, 4 महीने की। कितनी दी जाती है, 4 मंथ्स की। नेक्स्ट वन इज कैटाप्लेक्सी सिम्टम ऑफ। तो कैटाप्लेक्सी किसका सिम्टम है,
नार्कोलेप्सी का, रेम स्लीप का, OSAS या फिर प्राइमरी हाइपरसोमनिया सिम्टम है नार्कोलेप्सी का। अब यहाँ पर कैटाप्लेक्सी क्या है? सडन मसल वीकनेस दैट अकर्स व्हाइल अ पर्सन इज अवेक। तो यहाँ पर सडनली मसल में क्या होना? वीकनेस होना। जब पर्सन उठे या फिर बैठा हुआ है तो अचानक से उठे तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर नार्कोलेप्सी क्या है? जब तो आप यहाँ पर क्या बता पाएंगे कि कैटाप्लेक्सी की सिम्टम हो गया इसका। तो नार्कोलेप्सी का मतलब होता है एक्सेसिव अनकंट्रोलेबल डे टाइम स्लीपीनेस। किसी किसी को दिन में इतनी ज़्यादा नींद आती है कि पूछो ही मत। आप लोगों को भी आती होगी जब आपके लेक्चर चलते हैं क्लास में। तो यहाँ पर कैटाप्लेक्सी सिम्टम किसका होगा? नार्कोलेप्सी का। नार्कोलेप्सी का सिम्टम कैसे होगा? जो लोग दिन में सोते हैं अचानक से वो झटके के साथ उठेंगे, हड़बड़ाहट के साथ उठेंगे, वही यहाँ पर क्या है? कैटाप्लेक्सी। और डे टाइम स्लीपिंग वालों को क्या कहा गया है? नार्कोलेप्सी। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग ड्रग इज गिवन टू प्रिवेंट HIV ट्रांसमिशन फ्रॉम मदर टू चाइल्ड। तो माँ से बच्चे में HIV ट्रांसमिट होने से रोकने के लिए हम कौन सी मेडिसिन दे सकते हैं? ऑप्शन में लेम्यूविडिन, स्टेविडिन, नेबिरापाइन या फिर एवेकाविर। तो HIV ट्रांसमिशन को रोकने के लिए मेडिसिन यूज़ करेंगे कौन सी? नेबिरापाइन। कौन सी करेंगे? नेबिरापाइन। मदर से बच्चे में ट्रांसमिशन ना हो पाए HIV का। नेक्स्ट वन इज मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस। तो मीनिंगलेस आप वर्ड को बोल रहे हैं तो क्या कहलाएगा? ऑप्शन में इकोपैरेक्सिया, इकोलेलिया, एक्सटेंशन या फिर फ्लडिंग। यहाँ पर मीनिंगलेस रिपीटेशन ऑफ वर्ड्स और फ्रेजेस आप बोलते हैं तो क्या? इकोलेलिया। क्या कहलाएगा? इकोलेलिया। नेक्स्ट वन इज हाइडेटिफॉर्म इज एन एबनॉर्मल कंडीशन अफेक्टिंग। तो हाइडेटिफॉर्म मोल जिसको हम कहते हैं, तो यहाँ पर किस पार्ट को है सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा हाइडेटिफॉर्म मोल? ऑप्शन में विलाई, एमनियन, कोरियन या फिर ब्लास्टोमियर। तो हाइडेटिफॉर्म के लिए हम मोलार प्रेगनेंसी भी कहते हैं। और किस पार्ट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है? तो ये करती है कोरियन को। किसके लिए? कोरियन को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट करती है। तो यहाँ पर इसको हम एक तरीके से फॉल्स प्रेगनेंसी भी कह सकते हैं। और जो स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस आपको एग्जाम में देखने को आता है क्वेश्चन, वो किसके कारण होता है? वो होता है हाइडेटिफॉर्म के कारण ही। और यदि आपको HCG का लेवल बढ़ा हुआ भी आता है तो हाइडेटिफॉर्म मोल सिचुएशन में भी HCG का लेवल है जो क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज अ वुमन हैड जस्ट गिवन बर्थ एट 42 वीक्स जेस्टेशन व्हेन असेसिंग द न्यूनेट विच फिजिकल फाइंडिंग इज एक्सपेक्टेड। 42 वीक के जेस्टेशन के बाद डिलीवरी हुई है किसी फीमेल की, तो उसके बच्चे में आप क्या चीज़ें असेस करेंगे? फिजिकल फाइंडिंग आपको देखने को मिलेगी। लेनिंगो कवरिंग द बेबी, तो ये तो नहीं मिलेंगे। लेनिंगो का मतलब होगा बेबी की पूरी बॉडी पर बिल्कुल शाइनी हेयर होते हैं छोटे छोटे, वो झड़ जाएंगे। 42 वीक्स की प्रेगनेंसी है। तो अस्लीप लेथार्जिक बेबी, डिस्क्यूमेशन ऑफ द एपिडर्मिस, बर्निक सेजोसा कवरिंग द बेबी। तो बर्निक सेजोसा भी कम होगा, बेबी लेथार्जिक बिल्कुल नहीं होगा, एक्टिव होगा 42 वीक्स की प्रेगनेंसी में। यहाँ पर डिस्क्यूमेशन ऑफ द एपिडर्मिस देखने को आपके लिए मिलेगा। नेक्स्ट वन इज पावर हाउस ऑफ द सेल इज। तो पावर हाउस ऑफ सेल किसको कहा जाता है? न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज या फिर राइबोसोम्स को। तो पावर हाउस ऑफ सेल्स कहलाता है माइटोकॉन्ड्रिया। क्या कहलाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, क्लासिकल मेथड यूज्ड इन ब्रिंगिंग डाउन एन आर्म इन ब्रीच प्रेजेंटेशन इज कॉल्ड। तो क्लासिकल मेथड अपनाई जाती है ब्रीच प्रेजेंटेशन में आर्म्स को डाउन साइड लाने के लिए। तो यहाँ पर कौन सी मेथड है जो अपनाई जाएगी? रैक्समैन मैन्यूवर, लॉपसेट्स मैन्यूवर, क्रेट्स मैन्यूवर और पिनार्ड्स मैन्यूवर। तो यहाँ पर रैक्समैन मैन्यूवर है, जो चारों टाइप के मैन्यूवर हैं यहाँ पर, ये अलग अलग तरीके से यहाँ पर यूज़ किए जाते हैं। तो जो रैक्समैन मैन्यूवर है किसके लिए फॉर्मूला मैन्यूवर है, किसके लिए अपनाया जाता है? अपनाया जाता है बेबी का हेड है जो बाहर निकालने के लिए। लेकिन ब्रीच प्रेजेंटेशन में यदि हमें आर्म को डाउन साइड करना है तो जो मैन्यूवर अपनाया जाता है वो क्या है? लॉपसेट्स मैन्यूवर। नेक्स्ट वन इज यदि हेड पूछे यहाँ पर हेड को बाहर निकालने के लिए जो मैन्यूवर अपनाते हो क्या? रैक्समैन मैन्यूवर। नेक्स्ट वन इज एबनॉर्मल कंडीशन इन विच द अम्ब्लाइकस इज इंसर्टेड थ्रू द मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा इज नोन एज। तो यहाँ पर एक एबनॉर्मल कंडीशन है जिसमें क्या होगा? अम्ब्लाइकस कहाँ से इंसर्ट हो रही है? मेम्ब्रेन ऑफ प्लेसेंटा से, जनरली सेंटर पार्ट से होती है।
लेकिन ये मेम्ब्रेन से होगी। तो ये क्या कहलाएगा, सक्सिनेट्रा, वेटलडोर, मार्जिनल या फिर वेलामेंटस इंसर्शन। तो यहाँ पर यदि अम्बलाइका इंसर्ट होती है मेम्ब्रेन से तो ये कहलाएगा वेलामेंटस इंसर्शन ऑफ प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज द एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे जिनको मैं ज़्यादा एक्सप्लेन इसलिए नहीं कर रही हूँ कि ऑलरेडी हम इनको पढ़ चुके हैं, ओनली आपके रिवीजन बेस्ड के लिए यहाँ पे उनको ऐड किया गया है। तो यहाँ पर एक्सट्रीम सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर इज नोन एज। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में यदि सर्विक्स सॉफ्ट होती है तो ये कौन सा साइन है, चैडविक, ओसिएंडर, पिकाकेक्स या फिर गॉर्डेल साइन। तो ये कौन सा साइन है, गॉर्डेल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, क्योंकि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल कलर ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड व्हेन द बैग ऑफ वाटर रप्चर। तो एमनियोटिक फ्लूइड के ऊपर भी एक सेपरेट वीडियो अपडेट किया गया है, तो आप लोग प्लीज़ उसको जरूर देखना। उसमें एमनियोटिक फ्लूइड का नॉर्मल वे से लेके पूरा एबनॉर्मलिटी तक बताई गई है। तो एमनियोटिक फ्लूइड का जो नॉर्मल कलर होता है वो होता है क्लियर कॉन्साइज कलर। क्या होगा, क्लियर कलर। अब यहाँ पर एबनॉर्मलिटीज़ भी होती हैं, तो अलग अलग तरीके की एबनॉर्मलिटी देखने को मिलती हैं बेस्ड अपॉन द कलर के ऊपर। नेक्स्ट इज व्हाट इज द फर्टिलाइजेशन लाइफ स्पैन ऑफ वायबिलिटी फॉर oocyte। oocyte के लिए यहाँ पर वायबिलिटी टाइम क्या है आफ्टर द फर्टिलाइजेशन, लेस देन 12 आवर, 12 to 24 आवर, 24 to 48 आवर या फिर 48 से 72 घंटे। तो oocyte के लिए जो वायबिलिटी टाइम है वो क्या है, 12 से 24 घंटे। कितना, 12 to 24 आवर। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग कंडीशन इज सीन ऑफन इन पेशेंट विथ गोनोरिया। यदि किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज गोनोरिया होता है तो उसके साथ में और कौन सी डिसीज होगी, ट्रोकोमा, क्लेमाइडिया, हर्पीज या फिर सिफिलिस। तो जिसको भी गोनोरिया होता है उसको क्लेमाइडिया होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, फंगल इन्फेक्शन है तो ये होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं। नेक्स्ट वन इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन इज। तो ओवुलेशन के टाइम पर कौन सा हार्मोन का लेवल बढ़ता है तो ये सबको पता है, लेकिन कौन सा हार्मोन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, FSH, LH, एस्ट्रोजन या फिर प्रोजेस्टेरोन। तो ओवुलेशन के लिए जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हार्मोन है वो क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। नॉर्मल प्रेगनेंसी के लिए ज़रूरी क्या है, प्रोजेस्टेरोन। नॉर्मली पीरियड्स आने के लिए जो ज़रूरी है वो क्या है, एस्ट्रोजन। यहाँ पर ओवुलेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल क्या है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ओवुलेशन के टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर कैसा होता है, घटता है कि बढ़ता है। तो ओवुलेशन के टाइम पर बॉडी का टेम्परेचर क्या हो जाता है, थोड़ा सा बढ़ जाता है। नेक्स्ट वन इज फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटेलिजेंसी क्वाइटेंट इज। तो अब यहाँ पर आपको इंटेलिजेंसी क्वाइटेंट की हम बात कर रहे हैं जब, तो यहाँ पर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं IQ से, तो यहाँ पर मेंटल रिटार्डेशन ऐड की जाती है। तो यदि IQ का फॉर्मूला कितना होता है, जो नॉर्मल फॉर्मूला है वो क्या है, मेंटल एज डिवाइडेड बाय क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100। मेंटल एज में क्रोनोलॉजिकल एज डिवाइड करना है और 100 से यहाँ पे गुणा कर देना है, तो क्या निकलेगी, IQ लेवल निकल आएगा। अब जब IQ लेवल निकलेगा तो इस IQ लेवल के बेस पर तय किया जाएगा कि मेंटल रिटार्डेशन कौन सी या फिर नॉर्मल IQ है। नेक्स्ट इज इन अ हेल्दी चाइल्ड द हेड एंड चेस्ट सर्कमफेरेंस इक्वल टू ईच अदर अराउंड द एज ऑफ। तो हेड सर्कमफेरेंस तो चेस्ट सर्कमफेरेंस में 3 सेंटीमीटर का डिफरेंस होता है। अब यहाँ पर दोनों इक्वल कब हो जाते हैं, 3 to 6 मंथ में, 6 to 9 मंथ में, 9 to 12 मंथ या फिर 12 to 15 मंथ में। तो हेड एंड चेस्ट दोनों सर्कमफेरेंस इक्वल हो जाते हैं 9 से 12 महीने की एज में, जब बच्चे की एज कितनी हो, 9 to 12 मंथ हो। नेक्स्ट वन इज इफ अ नैरो कफ इज यूज्ड फॉर मेजरिंग ब्लड प्रेशर देन द आउटकम विल बी। तो स्फेग्मोमैनोमीटर जिससे आप BP चेक करते हैं, तो यहाँ पर ब्लड प्रेशर की जो मशीन है, तो जो कफ है यहाँ पर यूज़ किया जाता है BP चेक करने के लिए। तो जो नैरो कफ होगा तो आउटकम कैसी आएगी, रीडिंग कैसी आएगी, तो वो होगी फॉल्सली हाई रीडिंग होगी, जो कि आप चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज यूरिन बाइल कैन बी टेस्टेड थ्रू। तो यूरिन में बाइल प्रेजेंट है या नहीं, ये हम कैसे, कौन से टेस्ट से चेक कर सकते हैं, हे टेस्ट से, बेनेडिक्ट टेस्ट से या फिर एफसिलिंग टेस्ट से और कोल्ड टेस्ट से। तो कौन से टेस्ट से हम डायग्नोज कर फाइंड आउट कर सकते हैं कि क्या है, यूरिन में बाइल है या नहीं। तो हम यूज़ कर सकते हैं कौन से टेस्ट से, हे टेस्ट से। हे टेस्ट से हम चेक कर सकते हैं कि यूरिन में बाइल है या नहीं।
नेक्स्ट वन इज इन्फेक्शन अकर्स फॉलोइंग ट्रीटमेंट मॉडलिटी और प्रोसीजर इज नोन एज। तो इन्फेक्शन जब आपको ट्रीटमेंट के कारण हो रहा हो, हॉस्पिटल में डॉक्टर्स के कारण हो रहा है, तो कौन सा इन्फेक्शन कहलाएगा? एट्रोजेनिक, नोजोकोमियल, कॉन्करेंट और फोमिट इन्फेक्शन। तो यहाँ पर जब इन्फेक्शन आपको कैसे हो रहा है, किसी हॉस्पिटल प्रोसीजर के कारण, तो वो क्या कहलाएगा? एट्रोजेनिक इन्फेक्शन। हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन क्या कहलाएगा? यहाँ पर होगा नेजोकोमियल इन्फेक्शन। नेक्स्ट वन इज ऑल दी फॉलोइंग आर द न्यूरोट्रांसमीटर एक्सेप्ट। न्यूरोट्रांसमीटर सब है किसी एक को छोड़कर। डोपामिन, गाबा, सीरोटोनिन एंड ट्रोपोनिन। तो जो न्यूरोट्रांसमीटर है यहाँ पर डोपामिन है, गाबा है, सीरोटोनिन है, ट्रोपोनिन नहीं है, ट्रोपोनिन एक एंजाइम है। नेक्स्ट वन इज डैमेज टू फॉलोइंग लीड्स टू ग्लिनवर्स सिंड्रोम। ग्लिनवर्स सिंड्रोम से एग्जाम में क्वेश्चन आपको आते हैं, तो ग्लिनवर्स सिंड्रोम में क्या है जो डैमेज हो जाता है? ब्रेन पैरेन्काइमा, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, स्पाइनल कॉर्ड या फिर थायराइड ग्लैंड। ग्लिनवर्स सिंड्रोम में जो चीज़ डिस्टर्ब होती है वो क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। क्या है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। नेक्स्ट वन इज कंप्लेन ऑफ पेन ऑफ द एल्डरली पेशेंट इज टू बी केयरफुली असेस्ड बिकॉज ओल्डर पीपल। जब आप किसी बूढ़े वृद्ध पर्सन की केयर करते हैं, तो यहाँ पर आपको उसकी केयर करते हैं जब वो पेन के लिए क्या कर रहा है? बता रहा है कि उसको यहाँ दर्द हो रहा है, हमें केयरफुली असेस करना है। क्यों? हैव इंक्रीज टैक्टाइल परसेप्शन, ऑफन एक्सपीरियंस क्रॉनिक पेन, हैव डिक्रीज्ड पेन थ्रेशोल्ड, हैव रिड्यूस्ड सेंसरी परसेप्शन। तो जो ओल्ड पीपल होते हैं उनमें क्या होता है? सेंसरी परसेप्शन धीरे धीरे एज के साथ कम होते जाता है। तो ऐसे केस में हमें क्या करना है? केयरफुली असेस करना है पर्सन को। एन असेसमेंट स्पेसिफिक टू सेफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ IV मैनिटोल इज। तो मैनिटोल यहाँ पर क्या है? डायूरेटिक्स है। अब यहाँ पर जब आप डायूरेटिक्स दे रहे हैं IV रूट के थ्रू मैनिटोल को, तो यहाँ पर आप सबसे पहले क्या चेक करेंगे? वाइटल साइन 4 आवर, वेटिंग डेली, आवरली यूरिन आउटपुट एंड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। तो IV मैनिटोल दिया जाता है जब या तो एडिमा हो, फ्लूइड का कलेक्शन हो, उस फ्लूइड को हमें बाहर निकालने का काम करना है। जब फ्लूइड को आप बाहर निकाल रहे हैं बॉडी से, तो यहाँ पर ऐसे केस में क्या चेक करेंगे आप? यूरिन आउटपुट है जो हर 1 घंटे में चेक करेंगे। नेक्स्ट वन इज इनेबिलिटी टू स्पीक और अंडरस्टैंड द स्पोकन वर्ड इज नोन एज। तो आपको दूसरों की जब जो बात है समझ में ना आए, उसको हम क्या कहेंगे? एग्नोसिया, एप्रेक्सिया, एफासिया या फिर इंसोम्निया। कौन सा टर्म यूज़ किया जाएगा? तो वो एफासिया, जब आपको दूसरों की बोली हुई कोई भी चीज़ समझ में ना आए। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग टर्म इज यूज टू डिस्क्राइब एडिमा ऑफ द ऑप्टिक नर्व। तो ऑप्टिक नर्व किस केस में एडिमा देखने को मिलेगा या फिर डैमेज भी हो सकती है? कौन सा टर्म यूज किया जाएगा ऑप्टिक नर्व में स्वेलिंग को लेके, एडिमा को लेके? एंजियोन्यूरेटिक एडिमा, पेपिलिडेमा, ग्लूकोमा या फिर लिम्फेडिमा। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है ग्लूकोमा में। पेपिलिडेमा क्या है? यहाँ पर ऑप्टिक नर्व में एडिमा होना। ऑप्टिक नर्व में यदि स्वेलिंग होती है, एडिमा होता है, तो टर्म यूज करेंगे हम क्या है? पेपिलिडेमा। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग कंडीशन इज कंप्लेंट बाय डिसेंट, मफल हेड साउंड एंड प्रोमिनेंट नेक वेसल्स। तो अब यहाँ पर जुगुलार वेन डिस्टेंशन है, प्रोमिनेंट नेक वेसल्स का मतलब है मफल हेड साउंड, डिस्टेंट मफल हेड साउंड है। तो क्या होगा? ट्रायड सिम्टम हो जाते हैं किसके? ऑप्शन में है कार्डियोजेनिक शॉक के, कार्डियक टेम्पोनेट के, पल्मोनरी एम्बुलेंस या फिर डिसेक्टिंग अओर्टिक एन्यूरिज्म। तो यहाँ पर जो चीज़ें बताई हैं डिस्टेंट, मफल्ड हार्ट साउंड, प्रोमिनेंट नेक वेसल, से तीनों क्लासिकल साइन किसके हैं? कार्डियक टेम्पोनेट के। नेक्स्ट वन इज नॉर्मल कार्डियक आउटपुट इज। तो नॉर्मल कार्डियक आउटपुट कितनी होती है? नॉर्मली होती है 5 to 6 लीटर पर मिनट। नेक्स्ट वन इज मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ हेपेटाइटिस सी वायरस। तो हेपेटाइटिस सी वायरस किस मोड से ट्रांसमिट होता है? सेक्सुअल, ब्लड ट्रांसफ्यूजन, इंजेक्शन या फिर फीको ओरल। तो हेपेटाइटिस सी वायरस ट्रांसमिट होता है फीकल ओरल रूट के थ्रू। किसके? फीको ओरल रूट के थ्रू। नेक्स्ट इज बाकी जो हेपेटाइटिस ए और ई दोनों फीको ओरल रूट से होते हैं। बाकी हेपेटाइटिस बी और सी है यहाँ पर, तो ये किससे हो सकते हैं? तो ये होंगे जनरली हेपेटाइटिस बी एंड सी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन से हो सकते हैं, इंजेक्शन से हो सकते हैं, सेक्सुअल एक्टिविटी से भी हो सकते हैं। बट ए और ई होते हैं फीको ओरल रूट से।
नेक्स्ट वन इज प्लेटलेट्स कैन बी स्टोर्ड एट, तो प्लेटलेट्स कितने टेम्परेचर पर कब तक स्टोर करके रख सकते हैं हम? 20 to 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज, 20 to 24 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 डे, 4 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 5 डेज या फिर 4 to 8 डिग्री सेल्सियस फॉर 8 डे। तो जो प्लेटलेट्स हैं इनको कब तक स्टोर करके रख सकते हैं हम? 20 से 24 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर 5 डेज के लिए। नेक्स्ट इज फॉलोइंग इज द आइडियल टेम्परेचर ऑफ द न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम, तो न्यूबॉर्न रिससिटेशन रूम का आइडियल टेम्परेचर कितना होता है? 36 to 39 डिग्री सेल्सियस, 32 to 34 डिग्री सेल्सियस, 28 to 30 डिग्री सेल्सियस और 25 to 27 डिग्री सेल्सियस। रिससिटेशन रूम का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 25 से 27 डिग्री सेल्सियस, 28 डिग्री सेल्सियस तक किसका होता है? लेबर रूम का। नेक्स्ट वन इज फॉलोइंग वैक्सीन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड विथ हिस्ट्री ऑफ कन्वर्जन, तो यदि किसी बच्चे को कन्वर्जन्स आते हैं तो कौन सी वैक्सीन हमें नहीं देना है? तो वो होती है पर्टिसिस कंटेनिंग वैक्सीन। कौन सी? पर्टिसिस कंटेनिंग वैक्सीन। तो पर्टिसिस कंटेन क्या करता है? और ज़्यादा कन्वर्जन्स लाने के चांसेस बढ़ा सकता है। तो यहाँ पर यदि ऑप्शन में डीपीटी है तो आप उसको मार्क कर सकते हैं। नेक्स्ट वन इज ड्रग यूज्ड फॉर क्लोजिंग पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस इन अ न्यूबॉर्न, तो ड्रग ऑफ चॉइस है पीडीए के लिए कौन सी है? पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, मेफेनेमिक एसिड या फिर प्रोस्टाग्लैंडिन। तो पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस एक कंजेनाइटल हार्ट डिफेक्ट है, इसको मेडिकल मैनेजमेंट में जो ड्रग ऑफ चॉइस है वो कौन सी है? तो वो है आइबुप्रोफेन, इंडोमेथासिन एंड आइबुप्रोफेन। नेक्स्ट वन इज कॉमनली यूज्ड शंटिंग इन हाइड्रोसेफेलस मैनेजमेंट, तो हाइड्रोसेफेलस में क्या हो जाता है? सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा, एक्यूमुलेट होगा, तो यहाँ पर उसको हमें बाहर निकालना है। जब तक शंट यूज़ किया जाता है तो कॉमनली कौन सा शंट यूज़ होता है? वेंट्रिकुलर आर्ट्रियल, वेंट्रिकुलो पेरिकार्डियल, वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल या फिर वेंट्रिकुलो प्लूरल। तो जो हाइड्रोसेफेलस में शंटिंग यूज़ की जाती है सर्जिकल मैनेजमेंट है, कौन सा है? तो वेंट्रिकुलो पेरिटोनियल शंटिंग। नेक्स्ट वन इज मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर अ चाइल्ड हु कम टू ओपीडी विथ कंप्लेन ऑफ एपिस्टेक्सिस, यदि किसी बच्चे की नाक से खून आ रहा है, एपिस्टेक्सिस और नोज ब्लीड हो रहा है तो वो कंप्लेन करता है ओपीडी में आके, तो कौन सी पोजीशन उसके लिए बेस्ट होगी? सुपाइन, प्रॉन, सिटिंग या फिर लिथोटॉमी। तो ऐसे केस में जो आपकी मोस्ट सुटेबल पोजीशन होगी वो क्या होगी? सिटिंग पोजीशन। नेक्स्ट वन इज साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इज प्रपोज्ड बाय, तो साइकोसोशल डेवलपमेंट बच्चों का प्रपोज किया गया है, किसने दिया है? एरिक्सन, फ्रूड, पियागेट या फिर कोल्सबर्ग। यहाँ पर एक क्वेश्चन आपको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ऑलरेडी आपको ये आता है कि जो एरिक्सन की स्टेज ऑफ डेवलपमेंट थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर वो पॉइंट्स आपको क्लियर करके रखना है कि इन्फेंसी में क्या डेवलपमेंट दिखाई देगा, वो क्या चीज़ें हैं जो उसके अपोजिट रहेंगी। नेक्स्ट वन इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनेंस ऑफ प्रेगनेंसी, तो नॉर्मल हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होगा? तो वो होगा प्रोजेस्टेरोन। स्टार्टिंग टाइम में कॉर्पस ल्यूटियम रिलीज करेगा, लेकिन आफ्टर जब यहाँ पर 12 वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक हो जाती है तो ये हार्मोन कौन रिलीज करने लगता है? प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन इज एन एक्सपेक्टेड चेंज इन द हेमेटोलॉजिकल सिस्टम दैट अकर्स ड्यूरिंग द सेकेंड ट्राइमेस्टर, सेकेंड ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में चेंजेस देखने को मिलते हैं ब्लड में। तो क्या होगा? इंक्रीज इन हेमेटोक्रेट वैल्यू, डिक्रीज इन सेडिमेंटेशन रेट, डिक्रीज इन WBC या फिर इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। तो हेमेटोलॉजिकल सिस्टम में जो चेंजेस देखने को मिलते हैं सेकेंड ट्राइमेस्टर में, वो क्या होता है? ब्लड वॉल्यूम का बढ़ना। क्या होगा? ब्लड वॉल्यूम। यहाँ पर रिमूवल ऑफ माइक्रोब्स फ्रॉम लिक्विड बाय मीन्स ऑफ पोरस मटेरियल, तो पोरस मटेरियल में से हम माइक्रोब्स को क्या करते हैं? रिमूव करते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेशन, डिसेकेशन, पास्चराइजेशन या फिर बॉइलिंग। तो हम क्या कर रहे हैं? पोरस मटेरियल से छानने वाले आइटम है उनमें से हम क्या कर रहे हैं? माइक्रोब्स को रिमूव कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा फिल्ट्रेशन। क्या कहलाएगा? फिल्ट्रेशन। नेक्स्ट वन इज एपिडेमिक अफेक्टिंग अ लार्ज पॉपुलेशन, जब एपिडेमिक लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करेगी तो हम उसको क्या कहेंगे? एंडेमिक, आउटब्रेक, पैंडेमिक या फिर एक्सोटिक। तो यदि कोई एपिडेमिक लार्ज पॉपुलेशन को अफेक्ट करता है तो वो कहलाएगा पैंडेमिक, यदि एक ही जगह होगा तो वो कहलाएगा यहाँ पर एपिडेमिक। नेक्स्ट वन इज अ पर्सन परसीव्स अ डिजाइन ऑन द वॉल एज अ एनिमल, दिस इज, तो यदि कोई पर्सन को लगता है कि दीवार है एक क्या है? जानवर है।
तो ये किस तरीके का उसका कंडीशन होगी, डेल्यूजन होगा, उसको इल्यूजन होगा, हेल्यूसिनेशन होंगे, या फिर आइडिया ऑफ रेफरेंस होगा। तो यदि वही मैंने आपको बताया था रस्सी को सांप समझना, तो ऐसे उस वॉल को एनिमल समझ रहा है तो क्या इल्यूजन है। नेक्स्ट वन इज रिटर्न टू अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज। तो रिटर्न टू अर्ली डेवलपमेंटल स्टेज कौन सी है, रिग्रेशन, प्रोजेक्शन, रेशनलाइजेशन या फिर इंट्रोजेक्शन। तो जो डिफेंस मैकेनिज्म है, तो यहाँ पर आप वापस अपनी डेवलपमेंटल स्टेज में बहुत जल्दी लौटते हैं, तो क्या कहलाएगी, रिग्रेशन। नेक्स्ट वन इज सन सेटिंग आईज आर फाउंड इन। तो सन सेटिंग आई किस में देखने को मिलेंगी, डाउन सिंड्रोम में, हाइड्रोसेफेलस में, मेनिंजाइटिस में या फिर सेरिब्रल पाल्सी में। तो आंखें झुकी झुकी टाइप से आपको दिखाई देंगी, तो वो किस में देखने को मिलती, हाइड्रोसेफेलस में। नेक्स्ट वन इज एंटी पेलाग्रा विटामिन। पेलाग्रा किससे होता है, नियासिन की कमी के कारण। अब यहाँ पर एंटी पेलाग्रा विटामिन कौन सा होगा, तो होगा यहाँ पर नियासिन। नेक्स्ट वन इज मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स ऑफ द हेल्थ ऑफ अ कम्युनिटी। मोस्ट सेंसिटिव हेल्थ इंडेक्स कौन सा है कम्युनिटी में, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, क्रूड डेथ रेट, MMR या फिर क्रूड बर्थ रेट। तो मोस्ट सेंसिटिव इंडेक्स है कम्युनिटी में, हेल्दी कम्युनिटी के लिए, तो क्या इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट और IMR। नेक्स्ट वन इज द रिकमेंडेड मैक्सिमम नॉइस लेवल फॉर ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के कानों में कितनी क्षमता है शोर को सुनने की, नॉइस को सुनने की, 50 डेसिबल, 110 डेसिबल, 85 डेसिबल या फिर 160 डेसिबल। साउंड को नापा जाता है जिस यूनिट में वो है डेसिबल। ह्यूमन बीइंग की जो क्षमता होती है कानों की, वो होती है 85 डेसिबल तक साउंड सहन करने की। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट अपीयरिंग टीथ इन चाइल्ड। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे कि फर्स्ट अपीयरिंग टीथ कौन से हैं बच्चों में, प्रीमोलार हैं, इंसीजर हैं, कैनाइन्स या फिर थर्ड मोलार हैं। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देना, जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें इसका आंसर आपको बताया जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग अस, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।